अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस पहले खोल लीजिए। Autumn 19 Thursday Enterprises। Thursday Enterprises। तो रिक्वायरमेंट पढ़े हैं और आगे ब्रैकेट में अगर 8 ना डाली तो 0 नंबर। और इस तरह की चीजों को तो स्टूडेंट पढ़ने से लिख ही नहीं कराता, वो रिक्वायरमेंट के आखिर में जाके ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो अगर एंट्रीज डाले बगैर डेट डाले बगैर एंट्री करेंगे तो 15 में से 0 नंबर। ऑटम 2019 थर्सडे एंटरप्राइजेस। ए और बी अलग अलग ही है तो अलग अलग ही कर लेते हैं। ए पढ़ने पहले को मैं कर देता हूँ। पढ़ लेते हैं तो 1 अगस्त 2018 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर अल्फा से के प्रोडक्ट जी बेचेंगे 250 रुपए की प्राइस पे। अगर तो इन पूरे 6 महीने में कस्टमर ने 5000 के अंदर अंदर जी खरीदे तो फिर तो 250 रुपए का है, लेकिन अगर 5000 से ज्यादा खरीद लिए तो सबके लिए प्राइस 215 हो जाएगी। ये इस तरह के काम पड़े थे जब मैंने स्टेप 3 शुरू कराया था, वो डिस्काउंट। और अब इसमें कल जो चीज पड़ी थी वो मिक्स हो गई कि अनकंडीशनल राइट टू रिसीव यानी रिसीवेबल डेबिट करने का हक ये तब बनेगा। ये अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल लिखी हुई है, ये समझाता हूं मैं आपको। कस्टमर को हम प्रोडक्ट बेचेंगे, कस्टमर पहली दफा जो उसको चीज पहुंचेगी उसका क्वालिटी कंट्रोल कुछ चेक करेगा, किसी से को क्वालिटी चेक कराएगा उसकी। जो पहली दफा चीजें उसको बेचेंगे उसमें जब कस्टमर क्वालिटी चेक करवा लेगा
तब हमारा पैसे लेने का हक बनेगा। लेकिन उसके बाद जब भी वो हमसे चीजें खरीदा करेगा, तो जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगा, हमारा फौरन पैसे लेने का हक बन जाएगा। ये सारी अंग्रेजी जो लिखी हुई है, ये पढ़ के देखें, ये बात समझ आती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहली दफा जो वो चीजें खरीदेगा, फर्स्ट ऑर्डर, उसके लिए उसका राइट, देखें बुलेट पॉइंट लिखे हुए, गोल वाले बुलेट और डैश वाले बुलेट। तो ये जो गोल वाला दूसरा बुलेट है, इसके आगे दो सब बुलेट है। ये दूसरे गोल वाले बुलेट के अंदर बात हो रही है कि टीईज का अनकंडीशनल राइट कब बनेगा, जो नीचे डैश वाले दो बुलेट हैं। पहले ऑर्डर के लिए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स पूरा होने के बाद, और सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स के लिए। कौन से सब्सिक्वेंट? पहले के बाद जब भी वो हमसे चीजें खरीदेगा, तो जब भी वो हमें ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है जब कस्टमर सप्लायर को कहता है मुझे चीजें चाहिए, ये ऑर्डर प्लेस करना है, तो जब भी वो ऑर्डर प्लेस करेगा, साथ ही हमारा पैसे लेने का हक बन जाएगा। ये इस अंग्रेजी का मतलब है। ये पढ़ के समझ आ रहा है? शुरू में लगता था कि कस्टमर 5,000 के अंदर अंदर ही रहेगा। बहरहाल ये दो ट्रांजैक्शन हैं। पहला ऑर्डर कब प्लेस किया? 10 अगस्त को। तो ऑर्डर प्लेस करते ही, अच्छा इसमें ना डेट लिखनी है बहुत ज्यादा, तो अगर आपको मुश्किल हो जाए डेट देखनी तो उसको वैसे का टाइम लाइन पे बना लें। 10 अगस्त को क्या हो रहा है? ऑर्डर प्लेस हो रहा है। फिर 28 अगस्त को चीजें डिलीवर हो रही है, और हफ्ते बाद जो है वो, और 12 सितंबर को कैश मिल रहा है। ये 3 डेट्स लिखी हुई हैं टेबल में। पहली नाम पैसे लेना हक कब बनेगा? डिलीवर करने के 1 हफ्ते बाद, जो कि 5 कर ले, 4 कर ले, कुछ टेंशन वाली बात नहीं। यानी 31 का महीना है तो ये इस एक दिन का मसला नहीं होगा। अगर वो 5 करेगा तो भी ठीक है, 4 कर लेगा तो भी ठीक है। 5 तारीख को राइट बन रहा है। अब बताएं कि इस दिन क्या एंट्री होगी? सेल किस दिन क्रेडिट होगी? लेकिन डेटर डेबिट नहीं कर सकते, वो हम इस दिन कर पाएंगे। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करना पड़ेगा, और फिर हफ्ते बाद रिसीवर डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, और फिर कैश मिलेगा तो कैश डेबिट। तो 28 अगस्त था कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और सेल्स क्रेडिट। कितने यूनिट्स? 3000 इंटू 750। पूरे 250 को हमने सेल्स को कह दिया, 215 को पूरा करेंगे, क्योंकि तब तक बेस्ट एस्टिमेट था कि वो 5 के अंदर अंदर ही है। फिर 5 तारीख को अब राइट टू रिसीव बन गया, तो अब हम कह सकते हैं रिसीवेबल, और अब उसका काम खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट वापस क्रेडिट। 12 तारीख को कैश डेबिट और रिसीवेबल डेबिट। हाँ भाई, कोई ऑप्शन परेशान?
ऑर्डर प्लेस हुआ, तो हम नीला वाला कर लेते हैं। 25 दिसंबर को ऑर्डर प्लेस हुआ, फिर डिलीवर हो रहा है जो पेपर की डेट है वो तो 15 जनवरी को डिलीवर हो रहा है, फिर 10 जनवरी को कैश आ गया। ये टेबल की डेट्स आ गई। राइट टू रिसीव कब करेगा? ऑर्डर प्लेसमेंट तो अब 25 तारीख को रिसीवेबल डेबिट, लेकिन सेल्स अभी क्रेडिट नहीं कर सकते, वो तो डिलीवर करना था, तो सेल्स क्रेडिट होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, पैसे मिल गए, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, फिर सेल्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, आसान है यार। पाँच तारीख को है, 5 नहीं करते, रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा मैं हाँ ठीक है, मैं भी अलग अलग एंट्री करता हूँ, लेकिन कंपाउंड भी हो सकती है। कितने पैसे लेने हैं हमने? 4,000 into 215, क्योंकि अब वो 3 और 4 5 के ऊपर निकल गया, तो अब ऑफिशियली ही हम उसको 215 वाला इनवॉइस देंगे। ये 60 इससे ये भी पता चल गया कि वो जो काली वाली सेल रिकॉर्ड की है वो ज्यादा कर रही है, वो तो हमें रिकॉर्ड करनी है 250 पे, तो 35 रुपए की सेल मत करनी पड़ेगी। 35 कैसे? 250 को रिकॉर्ड करना है, तो वो 2.5 पे करनी है, तो 35 की सेल करनी पड़ेगी। कितना? 05 तो पैसे मिल गए होंगे, पैसे तो 250 मिल गए होंगे, तो अब क्या करें? सेल्स डेबिट पैसे तो नहीं वापस कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये दोनों कंपाउंड भी हो सकती है। जो 250 के ऊपर सेल रिकॉर्ड कर ली वो कैश में तो मिल गया था ना, तो कैश मिला लेकिन सेल्स नहीं है, तो लायबिलिटी। फिर 25 से आगे कैश मिल गया, तो रिसीवेबल जो बनाया हुआ था कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 860। अच्छा वो जो पहले पैसे ज्यादा मिल गए हैं, बल्कि नहीं, सॉरी ये सही नहीं है, इतने पैसे नहीं है मुझसे, पैसे कम लेंगे ना, पैसे कम लेंगे, क्योंकि 60 के वो तो ठीक है, लेकिन जो पहले ज्यादा आ गए वो फिर वापस कर रहे हैं ना, तो -105 कितना? 755 तो क्रेडिट
और क्रेडिट करना नहीं। अब क्योंकि हमने पैसे कम कर दिए तो बस ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सेल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बस वापस दे दें। लायबिलिटी बना दी थी कि पैसे वापस करने हैं। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सवाल में बताया नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं कि हमने 25 दिसंबर को ही पैसे वापस कर दिए तो यहीं पर कैश क्रेडिट करते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि नहीं, तब नहीं वापस किए जब वो पैसे देने आ रहा था तो उसमें से काट दिए। देखिए वापस तो कर रहे हैं ना पैसे, लेकिन क्या उसी दिन वापस कर दिए या जब वो कैश देने आएगा तो उसमें से एडजस्ट कर लेंगे, नहीं बताया। वो चाहे इसी दिन कैश क्रेडिट कर दें और चाहे इस दिन नेट कर दें। अब जब कैश हमने कम लिया है उससे तो ये जो लायबिलिटी कही थी फिर खत्म होगी ना ये, और क्रेडिट ये वाला और 15 तारीख को चीजें भेजनी, डिलीवर करनी। तो 15 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट सेल्स क्रेडिट 860 वो यही वाली तो है 4000 के 215 यही वाला है। अब सेल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये ट्रांजैक्शन है। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Transaction fee. 4-5 सवाल करने हैं आज। चलिए राना तो करेंगे। Transaction B. Transaction B पढ़ लें। Yes, sir. हाँ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया एक और कस्टमर के साथ, उसके साथ भी कहा है कि 250 रुपए का देंगे, लेकिन अगर 15,000 से ज्यादा खरीदेगा तो फिर 215 चार्ज करेंगे। और इसमें अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कब बन जाएगा? जब गुड डिलीवर करेगा, यानी पहले वाले से ज्यादा सिंपल। और हमने शुरू में ही सोच लिया था कि इसने ले लेने ज्यादा ही, यानी हमें पहली सेल से ही पता है कि उसको हमने 215 रुपए ही चार्ज करते हैं।
तो ये तो आसान हो गया ज्यादा। तो 14 फरवरी को ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर, और फिर 28 को डिलीवर हो रहा है, और फिर 20 को कैश मिलता है, और राइट टू रिसीव तो इधर सब कुछ करना ही है, यानी रिसीव और डेबिट और ट्रेस करें और कैश डेबिट और क्रेडिट। 28 तारीख को रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, लेकिन हम ऑफिशियली तो बेच रहे हैं उसको 250 का। क्यों 250 का बेचते हैं? क्योंकि अभी तो 10,000 तक है, तो ऑफिशियली तो 10,000 यूनिट हम उसको 250 का ही बेच रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि उससे निकल जाना है 15,000 से ऊपर, तो सेल्स की तरह से रिकॉर्ड करें 215। हमें अब शुरू से ही पता है, उस वक्त शुरू से नहीं अंदाजा था, अब शुरू से ही अंदाजा है, तो इसलिए अभी ही से हम 215 की सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर उसको पहले 215 रुपए की चीज चाहिए, वो तो हम सोच रहे हैं ना कि ज्यादा खरीद लेगा, वो पहले खरीद के भाग जाता। फिर तो शुरू में तो उसको ऑफिशियली हम 250 का ही याद करेंगे, वो तो 15 से ऊपर निकलेगा तो उसको प्राइस कम करेंगे। तो पहली एंट्री, पहला डेबिट हो गया 25 लाख और सेल्स क्रेडिट हो गई, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 350, और जब कैश मिल जाएगा 20 मार्च को, तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 25 लाख। अब दूसरी वाली ट्रांजैक्शन के लिए 1 जून को ऑर्डर है, लेकिन इस दिन कुछ भी नहीं करना हमने। फिर 15 जुलाई को डिलीवर है और 18 जुलाई को कैश। तो 15 जुलाई की एंट्री रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, लेकिन हम अब उसको ऑफिशियली ही 215 कर देंगे। और पहले मैंने अलग चीज की अब कंपाउंड करके दिखा देता हूँ। कितने यूनिट बेच रहे हैं? तो 8,000 तो हम लेंगे 215 के, पुराने वालों पे भी 35 रुपए वापस करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली ही हम उसके पुराने पैसे काटने के लिए पावर है। तो रिसीवेबल ही डेबिट 1 सेल्स क्रेडिट 8,000 इंटू 1720
ये कैसी टैली है? क्यों? ये तो वही है जो पहले ही हमने लाइब्रेरी बना के रखी थी, तो बस हो गया जो हमने सोचा था, तो वो लाइब्रेरी खत्म। ये पहले ही लाइब्रेरी बनाई हुई थी कि वापस करने पड़ेंगे, तो ठीक है, कट गया ना। जी बिल्कुल। और लास्ट 18 को कैश डेबिट और लो ये बड़े पता नहीं। ठीक है guys? चलिए और करते हैं सवाल। एक आखिर में भी 30-35 के आसपास एक सवाल होगा एंजेलो के नाम, ऑन 1 जनवरी 18 एंजेलो। ये एसीसी की बुक में सवाल मिला था मुझे, मैंने बोला था 39। What is my meaning of that profile? अभी
था, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, बस इस्लामी मराहिल में ये चैप्टर। फिर से मैं आपको कंक्लूजन कुछ स्टेप बताता हूँ कि सवाल में क्या कर रहे हैं। जितने भी सवाल किए उनमें अक्सर सवाल ऐसे थे जिनकी रिक्वायरमेंट से क्लियरली पता चल रहा था क्या करना है। अक्सर सवालों में क्लियर पता चल रहा। फिर भी रेवेन्यू के हर सवाल के लिए मेरी नसीहत यह है कि चाहे एंट्रीज मांगी है, चाहे डिस्कस करने का कहा है, चाहे कैलकुलेट करने का कहा है, अगर तो कहा है ना डिस्कस करने का, फिर तो करना ही ऐसे है जैसे बताने लगा। लेकिन अगर डिस्कस करने को नहीं कहा, कैलकुलेट, एंट्रीज, तो फिर अपने तौर पे आपने काम करना ही करना। दोबारा, अगर सवाल में डिस्कस करने को कहा है फिर तो ऐसे ही करना है जैसे बताऊंगा अभी। लेकिन अगर डिस्कस करने को नहीं कहा, कैलकुलेशन, एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट ये चीजें मांगी हैं, तो फिर भी आप इंटरनली अपने लिए ऐसे ही करेंगे। कैसे? स्टेप 1 से हमेशा देखना शुरू करें सवाल को। सवाल को आपने हमेशा स्टेप 1 से देखना शुरू करना है। चांसेस यही है कि स्टेप 1 तो हो ही रहा होगा। अगर स्टेप 1 ही नहीं हो रहा तो वो सवाल क्या कर रहा है? तो स्टेप 1 तो हो ही रहा होगा, लेकिन आपने अपने आप को स्टेप 2 से कम हर सवाल में चलाना ही चलाना। हर सवाल कराते हुए मैं बार बार ये चीजें इसलिए नहीं बता रहा था, ठीक है, मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए था ताकि आप प्रैक्टिस ही शुरू से ऐसे करते, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको पूरे एग्जाम के सवाल के लिए तैयार करना है, तो मैं उसके लिए कंक्लूडिंग गाइडेंस ये है कि आपने ना चाहे जो मर्जी पूछा उस सवाल में, आपने चलना स्टेप 1 से ही। स्टेप 2 क्या है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। पिछले सवाल में क्लियरली पता चल रहा था प्रोडक्ट की, तो हम स्टेप 2 के ऊपर टेंशन नहीं ले रहे थे। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। पिछले सवाल के अंदर क्लियरली ट्रांजैक्शन प्राइस 250 215 क्लियरली था, तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं आपको कि ट्रांजैक्शन प्राइस वाला स्टेप देखें, वो फ्लो में ही देखते। स्टेप 4 की जरूरत ही तब पड़ेगी जब स्टेप 2 के अंदर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, और फिर आखिर में तो स्टेप 5 करना है। तो जो भी सवाल हो रेवेन्यू का, आपने खुद अपने आप की सोच को स्टेप 1 से ही आगे बढ़ना है। ठीक है? इस सवाल के अंदर कहा है शो। वैसे शो का वर्ड ठीक नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। डिस्कस, एक्सप्लेन, कैलकुलेट कुछ तो कहता, लेकिन शो का वर्ड है, और फिर कह रहा है योर आंसर शुड आल्सो गिव जनरल एंट्रीज। शुड आल्सो यानी एंट्रीज आल्सो हैं, तो और क्या है? फिर डिस्कस नहीं होगा। तो अब जब डिस्कस करना है तो अब तो ऑफिशियली स्टेप 1 से चलाना। तो अब हम बेशक आप हेडिंग दे के चल लेना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अच्छा सवाल प्रेजेंट हो जाएगा। स्टेप 1 कॉन्टेक्ट है, पहली लाइन में लिखा हुआ, पहली लाइन में लिखा हुआ एंटर इनटू मार्केट। तो स्टेप 1 पूरा हो गया क्योंकि एंजेलो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। स्टेप 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है? इसमें मिलता जुलता सवाल पहले भी हम कर चुके हैं। एक मोबाइल है और एक कॉल टाइम है, मिनट्स है। तो स्टेप 1 में हम कितना कह देंगे? कौन सा क्वेश्चन है? 39। स्टेप 1 की हेडिंग देके हम कह देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि एंजेलो एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2 there are 2 performance obligations, one is handset and other is free call minutes। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ही बेचा करता है। तो अब ये जो आपने वैसे खुद सोचना था, अब आपने अंग्रेजी में लिख के अपने ख्यालात का इजहार भी करना है क्योंकि वो कह रहा है। लेकिन लंबी लंबी कहानियों की जरूरत नहीं है, टू दी पॉइंट 2 सेंटेंस। तो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 3 में सीखा था जो ऑफिशियल पैसे होते हैं, फिर उसमें 5 एडजस्टमेंट, तो उन 5 में से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस ऑफिशियल पैसे हैं। कितने ऑफिशियल पैसे हैं? 200 पर मंथ। तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो गई? डिस्काउंटिंग की जरूरत है? एक साल है भाई, उस साल से ऊपर हो तो डिस्काउंट करते हैं ना। तो कितनी? 2400।
की जरूरत है? Yes. हाँ है, क्योंकि दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या है? हैंडसेट की 500 और कॉल टाइम का 175 पर मंथ। 20,000। और इसी की रेशो में ट्रांजैक्शन प्राइस को बांट दें तो हैंडसेट के हिस्से में आ जाएगा 2400, 500 और कॉल टाइम डिफरेंस ले लेते। पहला क्या आ गया? 461.5. 4 से 2 और ये डिफरेंस ले लेते। क्योंकि ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटना 2400 को बांट रहे 2600 का भी डिफरेंस है, वो तो स्टैंड अलोन प्राइस है। स्टेप 4 डन। स्टेप 5 हैंडसेट का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? इमीडिएटली पहले दिन हैंडसेट एट अ पॉइंट इन टाइम है, या थोड़ा थोड़ा करके देना चाहिए। एट अ पॉइंट इन टाइम है तो हैंडसेट दिया शुरू में ही और कंट्रोल ट्रांसफर और कॉल टाइम 12 महीने वो ओवर द पीरियड। और ये पहले भी सवाल किया था हर महीने, तो प्रोग्रेस किस बेसिस पे? हर महीने टाइम लैप, यानी जितने महीने गुजरे। तो पूछा क्या है कि डिस्कस कर दें और एंट्रीज भी कर दें। कितने अरसे की? First January to 30th January. यानी सिर्फ पहले महीने। तो एंट्रीज कर देते हैं और साथ अंग्रेजी डिस्कस भी कर देते हैं। तो 1 जनवरी को 1 जनवरी 18 Yes. कहीं पर ऐसा कोई हिंट कि वो चेक करना चाह रहा है रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे वाली कहानी, कोई अनकंडीशनल राइट और तो जब वो उस पर नहीं चेक करना चाह रहा ना तो बोलता टच ही नहीं होगा इस बात पे कि आप रिन्यूएबल डेबिट करें या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेबिट करें, नहीं तो डेटा नहीं दिखे कुछ लगता है। जिस सवाल में वो टच ही होगा ना तो ये वर्ड यूज करेगा कि उसका राइट कब बनता है, अनकंडीशनल राइट। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, तो कोई मसला नहीं रिसीवर लिखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिखना है। तो सेट दे दिया रिसीवर डेबिट। उसके बाद महीना एंड हो गया, एक महीने की सर्विस दी गई, एक महीने की सर्विस भी कैसे होगी कितनी? 1938 सेट तो पहले दिन से रिकॉर्ड होगी
अब महीना महीना गुजरता जाएगा और सर्विस रेवेन्यू आता जाएगा। और कैश भी फौरन मिल जाएगा। पैसे तो दो दे रहे हैं ना, सारे के सारे 600 रुपए कोई दे देगा, 200 पर मंथ देने उसमें। दो ही में कोई दो दो बार। अब इसका आईके वर्जन देखते हैं। इसका आईके वर्जन है 2018। जो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे हो रही है उनको रिकॉर्ड करने का काम है। जो हमने 1 जनवरी की एंट्री की, 31 जनवरी को एंट्री की, 31 जनवरी को एंट्री की, ट्रांजेक्शन हो रही है और हम नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब आए स्प्रिंग 18 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा पहले तो बताएं पार्टी का आंसर क्या होगा। स्प्रिंग 2018 डिफाइन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो लोन में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में जो मैंने पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, स्टेप 2 में देखें पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है स्टेप 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट। तो बस ये पहला पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। तो कोई भी छह साल दे दो। ये तो वैसी आईएफ में लिखी है 6 साल, कोई भी लिखे। सेल ऑफ गुड्स कहते हैं, सेल ऑफ इन्वेंट्री है, सेल ऑफ इक्विपमेंट, रिपेयर सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज, कोई भी 6 साल दे दे। चले अब पार्ट बी।
ये एक ओम था, वो 20 है। और बात यही है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और क्या क्या है उसमें, एक स्मार्टफोन है और अनलिमिटेड मोबाइल नेटवर्क यानी मिनट है। और पैसे कब मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, 10 days after. सारे के सारे पैसे एडवांस में मिल जाएंगे। और ये सारे पैसे कितने हैं, 34,650। यानी स्टेप 3 का आंसर हो गया 34,650 इंटू 20। ये स्टेप 3 का आंसर हो गया। स्टेप 2 का आंसर क्या है? अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आप ये डिस्कस करने को नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने तौर पे स्टेप ही चलाइएगा, क्योंकि आपको खुद समझ आएगा तो एंट्री करेंगे ना। तो इसलिए आपने अपने तौर पे स्टेप ही चलाने। अब चाहे आप उनको वर्किंग में चला लें, लेकिन अपने तौर पे आप स्टेप वाइज सोचेंगे तो एंड आंसर तक सही पहुंच पाएंगे। तो स्टेप 2 क्या हुआ, वही मोबाइल और कॉल टाइम। स्टेप 3 ये हो गया। स्टेप 4 इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस दी हुई हैं, उनमें तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिया। इसमें अगर ये कहा होता ना कि अच्छा कब कब आते हैं, फर्स्ट नवंबर, अक्टूबर को तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, मोबाइल कब दिए, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने गुजरे। अगर सवाल वाला पूछता ना कि इन 2 महीनों की एंट्रीज कर दें, तो हम ऐसी ही कर देते। लेकिन उसने कहा है कि अकाउंटेंट ने क्या किया, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, और आपसे पूछा है बस एडजस्टिंग एंट्री कर दें। तो 1 नवंबर की अलग, 30 नवंबर की अलग, 31 दिसंबर की अलग नहीं, बस ईयर एंड पे एडजस्टिंग एंट्री बनानी। एडजस्टिंग एंट्री क्या बनानी है, FAR 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये ऐसे करते आए हैं आप, बस ये उल्टे आते। तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, कैश डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सारा का सारा जो कि है 34,650 इंटू 20, 693 ये रॉन्ग हुई है। ये मैं रफ वर्क बता रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रफ वर्क, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, फिर ऑफिशियली रेक्टिफाइंग एंट्री। तो ये रॉन्ग एंट्री हुई है। करेक्ट क्या क्या होना चाहिए, अच्छा हमने तो एंट्री एडजस्टमेंट बना दिया ना, तो करेक्ट जरूरी तो नहीं कि हम 1 नवंबर की अलग, 30 नवंबर की अलग, 31 नवंबर की अलग करके देखें, उनका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। कैश तो ठीक है, लेकिन हमें सेल कितनी माननी चाहिए, एक तो सेल माननी चाहिए मोबाइल की, वो आप एलोकेट करेंगे तो पता चलेगा। फिर उसके अलावा सर्विस रेवेन्यू मानना चाहिए 2 महीने का, वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। और बाकी पैसे तो सारे मिल गए, बाकी फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या चलो एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी ठीक है। ये करेक्ट हो गई, ये रॉन्ग है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री लगेगी। वो तो समझ जाएगी। हम 1 साल देखिए, अभी करना है या कल करना पड़ेगा, तो कल ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा कल ऐसा क्या हो जाएगा जो तो कल भी दिया होगा, तो कल भी दिया होगा हैं? कल क्लास जल्दी शुरू कर दूंगा, जल्दी शुरू कर। ठीक है।